हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस स्टूडियो थ्योरी। माय नेम इज़ प्रवेश और आज हम इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रस्तावना। ये क्लास दो भागों में होगी। इसका कारण यह है कि प्रस्तावना में कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी डेफिनेशन को समझने में हमको टाइम लग सकता है और मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में कोई क्लैशेस हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। ठीक है। देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना देखिए क्या है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, मतलब इंट्रोडक्शन है। अगर हम कभी किसी इंसान से मिलते हैं और वो इंसान हमसे हमारे बारे में पूछता है तो सबसे पहले हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारा नाम ये, हम काम ये करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। इसी तरह अगर हम कभी कोई बुक लेते हैं तो बुक को जब हम खोलते हैं, जब बुक को हम ओपन करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में एक भूमिका दी रहती है जिसमें बुक के बारे में बताया गया होता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या बुक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें प्रस्तावना में दी रहती हैं और काफ़ी शॉर्ट में दी रहती हैं। इसी तरह संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्श और शासन प्रणाली के स्वरूप को प्रस्तावना में बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है कि संविधान कब अपनाया गया। संविधान अपना लेने के दिन 26 नवंबर 1949 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली यह है कि जब संविधान लागू हुआ वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और संविधान की प्रस्तावना बनाने की प्रेरणा या इंस्पिरेशन हमें यूएसए से मिली है। इस प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते हैं और समझते कि उद्देश्य क्या है। देखिए, 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसमें ये बताया गया था कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों हम ये संविधान बना रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। और संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और आगे यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बनता है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती कि संविधान के उद्देश्य के बारे में प्रस्तावना से पता चल जाता है। आगे उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देश्य का कहा गया। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना से पता चलता है कि शासन करने का स्रोत क्या है। सरकार को शासन करने की शक्ति किससे मिल रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सरकार को शासन करने की शक्ति दे रहा है। और इसका आंसर यह है कि जनता सरकार को शासन करने की शक्ति देती है। वोटिंग होती है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनके द्वारा आगे सरकार बनाई जाती है और शासन किया जाता है। इसलिए जनता यानी कि लोग इस शासन की शक्ति का स्रोत हैं। इसीलिए इस देश में लोक प्रभुता है, जनता ही चीज़ों की मालिक है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। ठीक है। और इस संविधान का जो स्वरूप है वो ऐसा देश बनाना है, ऐसे राज्यों का संघ बनाना है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो और एक गणराज्य हो। और हमारे देश में शासन करने का जो उद्देश्य है वो है कि सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, व्यक्ति की गरिमा बढ़े, एकता, देश की एकता और अखंडता बनी रहे और प्रत्येक व्यक्ति के बीच में बंधुता की भावना विकसित हो। ये शासन का उद्देश्य है। अब हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। लोक प्रभुता। देखिए, लोक प्रभुता क्या है। लोक प्रभुता जो शब्द है वो संविधान या प्रस्तावना में डायरेक्ट नहीं है। कहीं पर भी लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो सोच है उसमें लोक प्रभुता दिखती है। वो कैसे दिखती है? अब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो शुरू कहाँ से हुआ है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इन शब्दों के साथ हमारी प्रस्तावना शुरू हुई है और जो अंत हुआ है वो इन शब्दों के साथ हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं? हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकार कर रहे हैं। अंगीकृत करना मतलब अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करना, इनैक्ट करना और आत्मार्पित मतलब सरेंडर करना, देश को स्वयं को सौंप रहे हैं। हम इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, इस संविधान को लागू कर रहे हैं और अपने आप को इस संविधान को सौंप रहे हैं। और ये सारे काम कौन कर रहे हैं? ये सारे काम हम कर रहे हैं, हम भारत के लोग कर रहे हैं। इसलिए हम ही इस देश की शासन करने की शक्ति का स्रोत हैं। हमारी ही प्रभुता है, लोक प्रभुता है। अब आगे हम शासन के स्वरूप को समझते हैं। इसमें सबसे पहला वाक्य ये आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की शक्ति रखता है या पावर रखता है। इसकी थोड़ा बैकग्राउंड को हम समझते हैं। हमारे देश में एक लॉर्ड वेलेस्ली थे जिन्होंने एक नीति बनाई थी जिसे हम सहायक संधि कहते हैं। सबसे पहले इस नीति के बारे में समझते हैं। देखिए, सहायक संधि जिस रियासत से होती थी तो वो रियासत अपने राज्य में शत्रु राज्य के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती थी। राज्य किसी से युद्ध, संधि, मैत्री नहीं कर सकती थी, मतलब उसकी विदेश नीति कंपनी के पास होती थी। रियासत को अपने खर्चे पे कंपनी की एक सेना को रखना पड़ता था और दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा रहता था। इस तरह कंपनी राज्य की आंतरिक और बाह्य दोनों नीतियों को मैनेज कर लेती थी या हैंडल कर लेती थी या अपने पास रख लेती थी। लेकिन हमारे देश में हमारी राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ और सामाजिक नीतियाँ जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, इसके अलावा जो विदेश नीतियाँ जो हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हैं, इन सब के लिए नीति बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। किसी अन्य देश का या किसी अन्य राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है। हम इन मुद्दों से रिलेटेड नीतियाँ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मुद्दा उभर के सामने आता है और वो ये है कि जैसे आज का समय ग्लोबलाइजेशन का समय है, मतलब भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का समय है। इसमें क्या होता है? देश दुनिया आपस में कनेक्टेड है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, राष्ट्र एक दूसरे की पॉलिसीज के बारे में जानते हैं, आगे उनके अनुसार नीतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, WTO है, IMF है, विश्व बैंक है। तो इनका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है और दुनिया के प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है। तो अगर हम इन मुद्दों से जुड़ी हुई नीतियाँ बनाते हैं तो हमें और राष्ट्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। और पर्यावरण सबका है, पर्यावरण का मुद्दा पूरी दुनिया का है, आतंकवाद का मुद्दा पूरी दुनिया का है, परमाणु अस्त्र का मुद्दा पूरी दुनिया का है, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक का पूरी दुनिया प्रभाव पड़ता है। तो अपनी नीतियाँ बनाते समय हमें इन सब के बारे में भी सोचना पड़ता है कि हम कहीं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ना चले जाए। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद, अगला शब्द है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? सोशलिज्म जिसे हम बोलते हैं। देखिए समाजवाद एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा, ये समाजवाद की जो विचारधारा है वो कहती है कि संपत्ति का समाजीकरण कर दिया जाए। मतलब संपत्ति
जो भी संपत्ति है, चाहे वो 1 रुपया है, एक कार है, एक बिल्डिंग है, एक पेड़ है, या एक रोटी है, कोई भी चीज़ हो, इन सब पर, इन सब को समाज में बराबर बांट दिया जाए। किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं हो सकता, ये गलत है। चीज़ें, संसाधन सबकी हैं, सब पर बराबर बंटनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी विशेषता, समानता को महत्व देना। मतलब कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। कोई क्लास नहीं है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह की कोई फॉर्म नहीं है। सारे के सारे मानव बराबर हैं, सबको समानता मिलनी चाहिए। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी वंचित लोग हैं, जितने भी मजदूर वर्ग है, इन सब के पास संसाधन कम है, इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन सबको बढ़ाना, इन सब का कल्याण करना समाजवाद की तीसरी विशेषता है। और इसके अलावा समाजवाद कहता है कि किसी भी तरह में शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण की समाप्ति हो जानी चाहिए। समाजवाद की विचारधारा के 2 रूप होते हैं। ये पहला है मार्क्सवाद या साम्यवाद, जिसे इंग्लिश में मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म कहते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। देखिए मार्क्सवाद में क्या होता है, मार्क्सवाद में क्या होता है, इसमें वर्ग संघर्ष होता है। मतलब क्लास में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अगर अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये तीनों आपस में लड़ेंगे। अपर क्लास को हटाएंगे, वहाँ क्रांति होगी, वहाँ हिंसा होगी, और संसाधनों का बंटवारा बराबर तीनों में हो जाएगा। तो इस तरह से ये संपत्ति को बराबर कर देते हैं, तीनों क्लासेस को खत्म कर देते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद में चुनाव यानी इलेक्शंस होते हैं, संसद कानून बनाती है, और अहिंसा का सहारा लिया जाता है, और वायलेंस से दूर रहते हैं। इस तरह इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और अब समझते हैं कि भारतीय समाजवाद या प्रस्तावना का समाजवाद क्या है। देखिए, यह मार्क्सवाद तो नहीं है, सीधे सीधे स्पष्ट। हम इस देश में रहते हैं, हमें पता चलता है कि इस तरह की कोई भी नीति नहीं बनी है कि जिसमें हिंसा हो और वर्ग संघर्ष हो। तो मार्क्सवाद या साम्यवाद तो हमारे देश में नहीं है, लेकिन यह लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। एक केस हुआ था, DS नकारा केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की व्याख्या की थी और बताया था कि हमारे देश का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, क्लोज है। भारतीय समाजवाद की विशेषता यह है कि सरकार समानतावादी नीतियां बनाती है। सरकार की नीतियां समानता पर आधारित होती है और मजदूरों और वंचित वर्गों के पक्ष में होती है। हमारे देश का समाजवाद आय की असमानता को कम करना चाहता है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना चाहता है, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना चाहता है, और शोषण को किसी भी रूप में खत्म कर देना चाहता है। निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोध नहीं है। मतलब हम जितनी चाहे निजी संपत्ति रख सकते हैं, उसमें उसके ऊपर कोई भी लिमिट या बाउंडेशन नहीं है। पूंजीवाद का भी विरोध नहीं है। पूंजीवाद और समाजवाद 2 विरोधी चीज़ें हैं। कैसे? पूंजीवाद का मेन उद्देश्य पैसा कमाना होता है। देखिए, पूंजीवाद का मतलब है, पूंजीवाद में किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी उत्पाद की मार्केट वैल्यू देखी जाती है, उसका बाजार मूल्य देखा जाता है, उसके गुणों को नहीं देखा जाता कि उसके गुण क्या हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या वह चीज़ मार्केट में बिक सकती है, क्या मार्केट में या बाजार में उसके द्वारा कुछ पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता। कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषता यही है। और इस तरह समाजवाद और पूंजीवाद 2 अलग अलग चीज़ें हैं। समाजवाद में चीज़ों को बराबर करने पर ध्यान दिया जाता है, समाज का कल्याण करने पर ध्यान दिया जाता है, और पूंजीवाद पे पैसा कमाने पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में दोनों चीज़ें हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हैं और देश हित में काम कर रही हैं। सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति दोनों का अस्तित्व है। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक प्रैक्टिकल पॉलिसी है, एक व्यवहारिक नीति है। पूंजीवाद की बात करें तो हमारे देश में सन 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव जी थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे।
इस समय उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर ध्यान दिया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर इन 3 चीज़ों पर फोकस किया गया, मतलब लिबरलाइजेशन पर, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दिया गया। देखिए, उदारीकरण में क्या होता है? उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियमों को काफ़ी सरल बना दिया जाता है और या उन पर इतनी ढील दी जाती है या उनको हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट या विकास कार्य बढ़ता है, पैसा कमाना काफ़ी आसान हो जाता है, नीतियाँ काफ़ी आसान हो जाती हैं, मार्केट में चीज़ों का प्रोडक्शन इतना आसान हो जाता है, इतनी आसानी से चीज़ें बेची जाती हैं जिससे पूंजीवाद को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इसी तरह निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को निजी क्षेत्र को सौंप देते हैं, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिया जाता है। इससे भी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है और इससे भी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इन सब के होने के बाद भी हमारे देश में समाजवाद और पूंजीवाद अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। भारतीय समाजवाद में सबका हित शामिल है और केंद्र में समावेशी विकास है। दोनों बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी का हक इतनी आसानी से नहीं ले सकती है। हमारे देश का पूंजीवाद और समाजवाद देश का कल्याण चाहता है और निरंतर देश की प्रगति में सहायक है। तो आज की क्लास का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे हम इससे रिलेटेड आगे के शब्दों को समझेंगे जो इस क्लास की वीडियो का दूसरा भाग होगा। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।